हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम अपनी तुर्की वीज़ा एप्लीकेशन की वीडियो का पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था कि ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आपने सिंगल एंट्री करनी है और वीज़ा की कैटेगरी आपकी टूरिज़्म है और आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या तो अकेले जाना चाह रहे हैं या फैमिली के साथ, तो दोनों केसेस में ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको चाहिए होंगे। आइए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और आपको मैं सैम्पल्स भी दिखा रहा हूँ साथ में, ताकि आप खुद से अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर पाए, आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। जिस डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हमारे पास है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको इन शॉर्ट वीएफवी कहते हैं। अच्छा, ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको आपने घर से प्रिपेयर नहीं करना है। ये जब आप एनातोलिया के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर जब आपको टोकन असाइन किया जाएगा और आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को असाइन होंगे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव आपको ये फॉर्म खुद से प्रिंट आउट करके दे रहा होगा। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट करना होती है, बड़ी आसानी होती है, जिसमें आपका नाम हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, ठीक है, या सीएनएसी नंबर हो गया, फादर्स नेम हो गया, और आखिर में कुछ सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बहुत सिंपल सा एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको मेनली उन्होंने फिल आउट किया होता है। सिर्फ आपके सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं या एक आध इन्फॉर्मेशन जो है आप उसके अंदर फिल आउट करते हैं। उसमें आपको वो गाइड कर रहे होते हैं, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं तो एक फॉर्म होगा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, फॉर इंस्टेंस फाइव है आपके साथ, तो फिर आप जो है वो दो फॉर्म्स फिल कर रहे होंगे, और वो आपकी वाइफ का जो फॉर्म होगा वो उसको वो खुद जो है फिर एंड में साइन कर रही होंगी। ठीक हो गया। तो ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपने वहाँ पर फिल आउट करके साइन करना है, और बहुत सिंपल होता है ये। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करना है, दैट इज कॉल्ड कवर लेटर। तो ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पहली टिप तो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि एक पेज पर, सिंगल पेज पर आपने वर्ड फाइल की आपने इस लेटर को लिखना है, क्योंकि दो या तीन पेजेस का भी अक्सर लोग लिखते हैं, तो एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी डिटेल्स जाके जो है वो देखें। तो अगर आपने एक एप्लीकेंट है, आप खुद सिर्फ जाना चाह रहे हैं, तो एक कवर लेटर होगा आपके साथ। अगर इवन फैमिली जा रही है, आपकी वाइफ जा रही है, तो उस केस में आपने फिर दो कवर लेटर बनाने होंगे, ठीक है। दोनों मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अपने एंड पे फिल आउट किए थे। तो ये वो कवर लेटर एग्जैक्टली जो कि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबमिट किया था। एक पेज का ये आप कह सकते हैं कि लेटर है। मैंने उस रेलिवेंट कॉन्सुलेट एम्बेसी को एड्रेस किया, सब्जेक्ट लिखा कि किस मकसद के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपने अपने एंड पे यहाँ पर मंथ और ईयर चेंज कर लेना, अपने हिसाब से इसको रख लेना। मैंने कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है मास्क की भी, यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करनी है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता लगे कि मैंने किन हाई लेवल पाँच जो है वो हेडर्स को कवर किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कवर किया हुआ है, किस मकसद के लिए मैं वहाँ पर विजिट करना हूँ उसकी डिटेल्स थोड़ी लिखी हुई है, अपनी प्रोफाइल लिखी हुई है कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है कि मैं कमाता कितना हूँ और मेरे क्या ज़राए हैं इनकम के, ठीक है। प्लस फैमिली और सोशल टाइज की डिटेल्स भी लिख देनी है, ये बावर कराने के लिए कि आप वापस आ रहे होंगे पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तो आप इनको हाई लेवल इस इंफॉर्मेशन को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल आउट करनी है। अब जिस तरह मैंने अपनी जॉब की डिटेल्स लिखी थी कि मेरा टाइटल ये है जॉब का, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेनी है। आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। मेरे केस में मैंने जॉब के अलावा कुछ अमाउंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट की हुई थी, तो मैंने जो रेलेवेंट मेरा ब्रोकर था उनसे भी मैंने उसका भी लेटर ले लिया था एज अ प्रूफ, तो वो भी अटैच किया हुआ था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। अगर आपकी कहीं प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके नाम से, तो उसके पेजेस भी आप जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ ये बावर कराना होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप वहाँ के एक्सपेंसेस जितने होंगे वो बेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कवर लेटर था। ये मेरी वाइफ का कवर लेटर था। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि शायद मुझे एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा जहाँ पर मैं अपनी और अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने वाइफ के साथ जाना होगा तो उनका कवर लेटर अलग से होता है, क्योंकि दो एप्लीकेशन आ रही होती हैं। तो वहाँ पर भी सेम ही इन्फॉर्मेशन थी। फ़र्क सिर्फ ये था, ऑल्दो कि मेरी वाइफ जॉब करती हैं, मेरी पहले इंटेंशन ये थी कि मैं लिखूँ वहाँ पर कि उनकी सैलरी ये है और वो यहाँ पर जॉब करती हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे जो रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव था अनातोलिया ऑफिस का, तो उन्होंने गाइड किया कि आप उनको अलग से ना लिखें, क्योंकि अगर आपने उनको अलग से यहाँ पर शो किया कि वो जॉब करती है, तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप के अलावा उनकी सैलरी स्लिप, उनकी जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स, एफबीआर टैक्स रिटर्न और ये सब कुछ उनका अलग अलग सबमिट करना होगा, तो फिर वो एक लंबी हैसल हो जाएगी। तो आप इस लेटर को कुछ इस तरीके से लिखिए कि जहाँ पर वो आप पर डिपेंडेंट हो रही हो, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली बताई जा रही हो कि आपके हस्बैंड इतना कमाते हैं, ये करते हैं, और उनके फाइनेंशियल पोजीशन ये है,
और वो इस आपके इस टूर को जो है या ट्रिप को जो है वो ओवरऑल उसकी पेमेंट्स वगैरह मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन ये वो 5 हेडर्स हैं जो कि कवर किए गए थे। ठीक है, अब ये मेरी वाइफ का कवर लेटर है। आप इसको एज इस कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन अपनी एंड पे जो है वो अमेंड कर लीजिएगा। अगेन जो आप इसके साथ अटैचमेंट लगा रहे हैं, ख्वाह वो सैलरी स्लिप हो या इसके अलावा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हों या कुछ भी हो, तो वो जो लेटर्स हैं या इवन अगर आपने ऑफिस में जॉब करते हैं और आपने उसका लेटर लगाया हुआ है कि जी ये प्रूफ है एम्प्लॉयमेंट लेटर का, तो वो आप कलर्ड कॉपीज़ लगाइएगा उसकी, तो क्योंकि वो ज़रा एक रियलिस्टिक पिक्चर शो करती हैं उसकी उसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ ना लगाइएगा। ठीक है, तो ये दोनों कवर लेटर हो गए। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है कलर्ड कॉपीज चाहिए जी, बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स आपकी। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी दो चाहिए होंगी, अगर आपके साथ वाइफ है तो उनकी दो अलग चाहिए होंगी। आप जब भी जाएंगे वहाँ पर किसी फ़ोटो स्टूडियो, तो उनको बताएंगे कि जी आप टर्की के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनको मोस्टली पता होता है कि उन्होंने वाइट बैकग्राउंड रखना है और पिक्चर का क्या साइज़ रखना है। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वो पिक्चर का साइज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी पिक्चर है और ये एग्जैक्ट वो साइज़ है। अगर आप अपनी पिक्चर लेके एक बार इसको उसके ऊपर रख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट पिक्चर का ये साइज़ सही होता है। ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होती है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है इनका। ठीक है, तो ये वो पिक्चर थी जो कि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है वो अटैच की थी। सिमिलरली वाइफ की जो है वो दो अलग पिक्चर्स थी। ठीक है, तो ये आपने पिक्चर्स फॉलो करनी है। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। यानी जिस डेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस डेट से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पासपोर्ट्स 5 इयर्स के 10 इयर्स के वैलिडिटी के साथ होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपकी पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो करीब हो और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो कम अज़ कम 6 महीने के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और ये कब से होना चाहिए? जब से आपने अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें आपने 1 जनवरी से अप्लाई करना है फॉर वीज़ा, तो उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के लिए आपका ये पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात काफ़ी लोग जो है वो विज़िट्स कर रहे होते हैं, तो काफ़ी पेजेस जो है उनके पासपोर्ट के यूटिलाइज हो चुके होते हैं। तो ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास कम अज़ कम 2 ब्लैंक पेजेस हों आपके पासपोर्ट पे, क्योंकि आपकी एंट्री और एग्ज़िट होनी है वहाँ पर। डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने स्टैंप्स लगानी होंगी। इवन जो आपका वीज़ा शो हो रहा होगा उसके लिए भी एक पेज चाहिए होगा। तो आपने उसके लिए कम से कम आपके पास 2 ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए। तो 6 महीने के आपके पास आपके ट्रैवल डेट से ऑनवर्ड जो है वो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने अपने एग्जिस्टिंग जो आपके पासपोर्ट्स हैं जो कि वैलिड हैं उनके फर्स्ट 2 पेजेस की कॉपीज़, ठीक है, या अगर आपकी कोई पुरानी हिस्ट्री रही है, फ़र्ज़ करें आपने ऑस्ट्रेलिया विज़िट किया हुआ है या किसी और कंट्री किया हुआ है, तो वो जहाँ पर आपने विज़िट किया था उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का भी एक पेज का वीज़ा जहाँ पर लगा हुआ है, स्टैम्प्स लगी हुई हैं, उसकी कॉपी भी रख लीजिएगा। इवन अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट्स हैं तो उसकी भी आपने फ़र्स्ट 2 पेजेस की कॉपी, और वहाँ पर अगर कहीं आपको वीज़ा लगा हुआ है उस पासपोर्ट पे तो उसकी भी कॉपी लेनी है। ये इंश्योर करना है कि बाज़ औक़ात आप ऐसा करते हैं ना कि आप कॉपी ले लेते हैं, तो फ़र्ज़ करें सीएनआईसी होता है तो सिर्फ उसका वो सीएनआईसी का वो हिस्सा जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो एक पेज काट के आपको दे देते हैं, उतना ही छोटा सा। तो आपने यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि अगर आपकी वीज़ा आपके जो पासपोर्ट हैं उसकी अगर कॉपीज़ ली जा रही हैं तो वो हाफ पेज को कवर कर रहे होते हैं, तो आपने बाकी पेज को उनसे नहीं कहना कि वो काट दें। ठीक है, पूरा A4 साइज़ का पेज रखना है और वहाँ पर आपकी ये पासपोर्ट्स की और रेलिवेंट जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी कॉपीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वो प्रूफ था जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर से लेना है। मैंने रिक्वेस्ट की अपने एम्प्लॉयर से कि वो मुझे ख़ास एक लेटर इशू करें जहाँ पर ये मेंशन हो रहा हो कि मैं उस इदारे के साथ एसोसिएटेड हूँ, मेरी एवरेज सैलरी क्या है और मेरी वहाँ पर करंट पोजीशन क्या है और मैं कब से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, तो ये हाई लेवल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कंपनी का लोगो लगा हुआ था, मेरी एम्प्लॉय आईडी थी और यहाँ पर मेरी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने इसी तरीके से जो है वो फिल आउट करनी है। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी हो कि अगर उन्होंने कहीं से वैलिडेट करना हो, जो कि अमूमन वो नहीं करते, लेकिन फिर भी कि अगर उन्हें आपकी एचआर या किसी और रेलेवेंट डिपार्टमेंट से कंफर्म करना हो कि वाकई में ये एम्प्लॉय वहाँ पर काम करता है, तो वो वैलिडेट भी कर सकते हो। तो ये एक सैम्पल है उसका। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर भी हो गया। इसके बाद सैलरी स्लिप्स। ठीक है,
वैसे तो 3 चाहिए होती, लेकिन मैं अपने साथ जो है वो 6 लेके गया था उनकी कॉपीज़, ठीक है। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से सैलरी स्लिप्स है जो कि आपने उसकी कॉपीज़ लेके कैरी करनी है। इसमें एग्जैक्टली तमाम वो डिटेल्स आ रही होंगी कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप एम्प्लॉय अगर हैं तो आपका नाम क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने कब से उनके साथ काम कर रहे हैं, प्लस आपके ओवरऑल अलाउंसेस या पे जो आपको मिल रही है उसकी डिटेल्स, और ग्रॉस पे कितनी मिल रही है, डिडक्शंस कितनी हो रही है टैक्सेस की फॉर्म में, और नेट पे आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये मैं 6 मंथ्स की अपने साथ लेके गया था। और आप वैसे रिक्वायर्ड तो 3 मंथ्स की होती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ज़्यादा मंथ्स की अपने पास लेके जाएं, और 6 की 6 जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर दी थी। ठीक हो गया। तो ये पे स्लिप का सैंपल हो गया। नेक्स्ट जो हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ कॉल्ड एफआरसी, जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसमें आपकी पूरी फैमिली ट्री नादरा के रिकॉर्ड के थ्रू आ रही होती है। अगर आपकी शादी हुई हुई है और आप या अपनी वाइफ के साथ विजिट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो फर्निश करके देंगे। अच्छा, अब इसको एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। मेरे केस में मैंने जब तुर्की के लिए अप्लाई किया था तो वाइफ के साथ मैंने जाना था, तो मैंने एमआरसी सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई किया था, और वो इस तरीके से कुछ दिखता है। आप ये डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी लेके तो फिर आप सबमिट कराते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, आप इसको हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नादरा के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको वो ये फर्निश करके दे देंगे। अच्छा, अब मेरे केस में ये था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऑफिस विज़िट करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने सेकंड जो अल्टरनेट तरीक़ाकार था वो था ऑनलाइन। तो उसको उस पर ज़रा रिसर्च की, उसके थ्रू भी आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे जो है वो मिल गया था। मुझे कहीं फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ा नादरा के ऑफिस। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से मैंने हासिल किया था। जी, तो अगर आप नादरा का ऑनलाइन एफआरसी या एमआरसी डॉक्यूमेंट यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपने गूगल की साइट पर आना होगा। यहाँ पर लिखना होगा पाक आइडेंटिटी, PAK स्पेस IDENTITY, पाक आइडेंटिटी। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च इंजन में जो पहली सर्च आ रही है वो आ रही होगी लॉग इन टू योर पाक आइडेंटिटी अकाउंट की, ठीक है। ये id.nadra.gov.pk के नाम से होगी। इसको क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने पर आपके पास जो पेज ओपन होगा वहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएटेड था, तो मेरा ईमेल, मेरा पासवर्ड और ये कैप्चा जो मैंने एंटर करना है ये पहले से ही आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने अपना अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। अपना नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। अपना नाम एंटर करेंगे, किस कंट्री से हैं वो, अपना ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस वो दीजिएगा जिस तरह आप जीमेल का है, अगर आपका कोई ऑलरेडी बना हुआ है या इवन हॉटमेल का बना हुआ है तो आपने यहाँ पर वो मेंशन कर लेना। नया पासवर्ड एंटर करेंगे जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे होंगे पाक आइडेंटिटी की साइट के लिए, ठीक है। ये कैप्चा एंटर करेंगे, कैप्स में अगर TWT लिखा हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पर लिखे नेक्स्ट करेंगे। तो जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया होता है इस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। आपने उसको वैलिडेट कर लेना। वैलिडेट करने के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। मैं क्योंकि अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मैं आया दोबारा यहाँ पर अपने इस अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करूँगा। मेरे पास कैप्चा में ये लिखा हुआ रहा है UP5, इसको एंटर करेंगे, ठीक है। लॉगिन किया। लॉगिन करने पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले पेज पे आ रहे होंगे, इसको आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। ये फ्रंट एंड इंटरफेस है इसका, ठीक है। इसमें आपकी तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन पहले से एंटर की हुई है तो अगर वो इन प्रोसेस तो क्या है, कोई रिजेक्ट हुई है तो वो कितनी है। दो मैंने ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट की हुई है, ठीक है। एक मैंने 2023 में भी रिसेंटली एमआरसी अप्लाई किया था, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी ट्रैकिंग आईडी आ रही है, उस पर मैंने ₹1000 की फ़ीस भरी थी, और मेरा ये जो एमआरसी था वो मेरे ईमेल एड्रेस पर ही मुझे मिल गया था, ठीक है। मुझे ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ा था। एक बार 2017 में मैंने एफआरसी डॉक्यूमेंट मंगवाया था, उस टाइम मैंने ₹1500 चार्जेस पे किए थे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन एफआरसी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्लिक करना होगा न्यू एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपके पास ये एक पेज ओपन होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो हमें हेल्प चाहिए जी फॉर इशूंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एफआरसी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक और क्वेश्चन ओपन हुआ कि आपको एक्चुअली कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मुझे CNSE नाकॉप या POC तो नहीं चाहिए, मुझे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर इस रेडियो बटन पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा स्टार्ट एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर ये कुछ 7 स्टेप्स आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल से लेकर रिव्यू तक ये 7 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। मैं कुछ स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, कुछ के अगेंस्ट मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मुझे रिक्वायर्ड है इसकी, ठीक है। तो
पहले एप्लीकेशन डिटेल्स में मुझसे कुछ सवालात मांगे जा रहे हैं, उसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपना सीएनसी नंबर लिखूंगा, इसको एंटर किया, क्लिक किया यहाँ पर मैंने, तो ये हो गया टिक, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि आपको एफआरसी विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन चाहिए, यानी अपने बेगम और बच्चों के साथ चाहिए, या फिर आपको एफआरसी जो है विद पेरेंट्स एंड बहन भाई के साथ चाहिए। तो मुझे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अप्लाई करना है बाय मैरिज, तो मैं एफआरसी विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो है वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं अनमैरिड हूँ तो फिर उस केस में मैं विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स अप्लाई करूँगा, ठीक हो गया। तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये दूसरा स्टेप हो गया। इसमें तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर भी लगा लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने इसको एंटर किया, इसको अपलोड कर दिया, तो मेरी वो पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 स्टेप्स मैंने इसके कर दिए हैं, ठीक है। अभी भी ये ग्रीन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मैंने एक स्टेप करना है, वो दैट इज़ ऑफ सेविंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सेव किया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऐप डिटेल्स, जो एप्लीकेशन डिटेल्स थी, उसमें एक पॉइंट जो है वो चेक हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से हर एक स्टेप को आप करके सेव कर रहे होंगे। अब ये सेकंड स्टेप पे मुझसे कुछ वेरिफिकेशन मांगी जा रही है। वेरिफिकेशन क्योंकि मैंने विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन किया था, तो अब अगर आपके बच्चे भी हैं तो उस केस में आपने उनकी इन्फॉर्मेशन भी एंटर करना होगा। मेरे केस में मैंने सिर्फ वाइफ की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी, तो मैंने वाइफ को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आया, मैंने अपनी वाइफ का सीएनएसी नंबर जो है वो एंटर कर लेना, ठीक है, 3। ठीक हो गया, ये मैंने ऐड मेंबर किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी इनकरेक्ट होगी तो ये रिकॉर्ड में इधर आएगा ही नहीं, ठीक हो गया। अभी देखिए रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं कहूँगा कि वेरीफाई माय फैमिली, वेरीफाई किया। अब ये बैकएंड से नादरा वेरीफाई कर रहा, देख लिया उन्होंने कि ये सी नहीं सी इसके साथ जो है उन्होंने मैच किया बैकएंड रिकॉर्ड्स में, और ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये ग्रे आ रहा है। मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सेव आपने करना होगा, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करूँगा, तो आप देखिएगा कि ये पॉइंट भी चेक हो गया। अच्छा जी, वेरिफिकेशन का स्टेप होने के बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, दैट इज़ ऑफ पेमेंट। तो आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ, ये फिल आउट करेंगे बिलिंग की, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे की तरफ राउट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपसे कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप कार्ड का वो कंप्लीट नंबर और कार्ड की बैक साइड पे जो सीवीवी कोड होता है 3 डिजिट्स का, वो एंटर करना है। ओके करेंगे तो आपसे 1000 रुपीज़ की डिडक्शन हो जाएगी और ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी स्टेप्स भी बहुत सिंपल है, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो स्टेप परफॉर्म करने हैं। इसमें सिर्फ एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑफ फिंगरप्रिंट, ठीक है। लास्ट स्टेप में आपसे आप ही की इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई जाएगी कि ये कुछ है, इसको एक बार रिव्यू कर लें। ओके करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जो सिक्स स्टेप है फिंगरप्रिंट वाला, ये पहले नहीं था, रिसेंटली इन्होंने ऐड किया, और ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि जो एप्लीकेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो उस केस में आपने आना है ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म वाले पॉइंट पे। इसमें आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा। ये फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट जो इन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हुए हैं, देखिए, और लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनको राइट थंब चाहिए, तो वहाँ पर आपने राइट थंब का जो है इंप्रेशन लगाना है। फिर यहाँ पर राइट मिडिल फिंगर चाहिए, इसमें राइट रिंग फिंगर चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट थंब चाहिए, ठीक है। तो ये आपने फिल आउट करना है, जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड है इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब किया है मैंने ये कि मेरे पास घर पे कोई स्कैनर या प्रिंटर था नहीं, तो मैंने इसको डाउनलोड किया फॉर्म को, और ये मैंने ईमेल कर दिया अपने करीबी मार्केट में जो भी प्रिंटर या स्कैनर की शॉप थी वहाँ पर, उनको ईमेल कर दिया मैंने व्हाट्सएप की सर्विसेज नहीं यूज़ की, क्योंकि उससे आपकी ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो ख़राब हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है, ठीक है। तो मैंने उनको ये ईमेल किया, उनसे मैंने कहा कि आप इसकी एक कॉपी निकाल लें। जब उन्होंने इसकी कॉपी निकाल ली, ठीक है, तो इसके बाद मैंने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट की कि उनके पास स्टैम्प पैड मौजूद है या नहीं, क्योंकि मैं थंब इम्प्रेशन लगाना चाह रहा हूँ इन रिक्वायर्ड फील्ड्स में, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो अरेंज करके दी, और मैंने रेलेवेंट जो थंब इम्प्रेशन जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो वहाँ पर लगा लिए। जैसा इस केस में राइट थंब था, ये लेफ्ट थंब था, ये लेफ्ट हैंड के लिए थी, और ये राइट हैंड के लिए। तो जहाँ जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड था वहाँ पर नहीं लगाने थे, जहाँ पर रिक्वायर्ड था वहाँ पर लगा लिए। यहाँ पर राइट मिडल थी, यहाँ पर राइट विंग थी, तो वो लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे साइन किए, डेट लिखी जो कि उस टाइम
हो रही थी। और इस पेज को कंप्लीट करने के बाद मैंने ये पेज हैंड ओवर किया शॉपकीपर को, उनसे कहा कि इसको आप स्कैन कर लें और मुझे इसको ईमेल कर दें। अगेन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि अगेन होना ये था कि उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है इसकी वो ख़राब हो जाती है, पिक्सल्स ख़राब हो जाते, व्हाट्सएप क्योंकि कंप्रेस कर लेता आपकी इमेज को। और उनसे लाजमन आपने ये कहना है कि इस फॉर्म को जब आप देंगे स्कैन करने के लिए, तो उनसे कहिएगा कि आपको 600 DPI इन ग्रे स्केल जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए स्कैन करें, और उसके बाद फिर आपको सेंड करें हाँ आपकी ईमेल एड्रेस पर। जब उन्होंने मुझे ये ईमेल एड्रेस पर भेजी, मैंने इसी फॉर्म को दोबारा लिया और यहाँ पर जो रिलेवेंट फील्ड थी डाटा एक्विजिशन फॉर्म की, यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अपलोड करने पर अगर तो वो प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं 600 DPI की, और बाकी गाइडलाइंस आपने फॉलो की होती हैं, तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को और उसके बाद सबमिट कर लेंगे, तो आपके पास तकरीबन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके रेलिवेंट ईमेल एड्रेस पर ये डॉक्यूमेंट जो है आपको FRC का, अगर आपको रिक्वायर्ड था विद सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, तो वो मिल जाएगा। या अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी स्पाउस विद चिल्ड्रन की, तो वो मिल जाएगा, तो रेलिवेंट आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सब स्टेप्स करने हैं और इसके अगेंस्ट आपको ऑनलाइन ही आपको ये रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो एफआरसी के बाद हम बात करेंगे बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं बैंक खुद विज़िट करता फिजिकली, वहाँ पर रिक्वेस्ट करता तो भी मुझे फैसिलिटेट कर लिया जाता, लेकिन मैंने प्रेफर की ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, वहाँ पर रिक्वेस्ट की, और मुझे विद इन 24 आवर्स ये सर्टिफिकेट मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मिल गया था। तो मैं क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का यूज़र हूँ, तो उसमें तमाम डिटेल्स ये लिखी हुई हैं कि मेरा नाम क्या है, अकाउंट मेरा स्टेटस क्या है, उसका ओपन है या नहीं, कब से ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा किस सेक्टर में है, किस सिटी में है। ठीक है, आईबैन नंबर, CNAC नंबर। तो सिंपली ये एक किस्म का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके बैंक रेलेवेंट डिटेल्स लिखी होती हैं। आपका कोई भी और बैंक हो तो वो आपको ये ऑप्शन दे रहा होगा कि आप वहाँ पर उनके बैंक जाकर भी ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, या उनकी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को भी यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो भी शो करनी है। ये लास्ट 6 मंथ्स की प्रेफरेबली आपने शो करनी है। अच्छा, अब ये भी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड कर लेता। आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग में ऑप्शन होती है कि आप इवन लास्ट ईयर तक की जो है वो अपनी अकाउंट की डिटेल्स या स्टेटमेंट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो आपके पास एम्बेसी और कॉन्सुलेट है, वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि जो बैंक है उनके रिलेवेंट अथॉरिटी की स्टैंप भी होनी चाहिए उस पे। ठीक है, पहले पेज पर और आखिरी पेज पर। अब मैंने डाउनलोड तो कर ली थी, तो लेकिन मैं उसको सबमिट नहीं करा सकता था। तो मैंने बहरहाल जो फाइल्स डाउनलोड की थी मैं बाकायदा फिर लेके गया बैंक, और वहाँ पर मैंने उनके रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट की। जो फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं उनके पास स्टैम्प्स होती हैं, तो उन्होंने फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को उन्होंने वेरीफाई करने के बाद स्टैम्प कर दिया था। अगर आप ये स्टैम्प नहीं करेंगे, ऐसी डाउनलोड की हुई फाइल्स ले जाएंगे उधर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं FBR टैक्स रिटर्न की। तो टैक्स अगर आप खुद रिटर्न करते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि आप कहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बहरहाल आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि आपने टैक्स रिटर्न जो है वो लास्ट ईयर का, मैंने बहरहाल 3 साल का उनको दे दिया था, हालांकि रिक्वायर्ड 1 साल का था। और इसके अलावा आपको पास एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट भी वहीं से मिल जाएगा। तो ये अब मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसे मिलेंगी। जी, तो टैक्स रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए हम आएंगे गूगल पर। गूगल की सर्च इंजन में जाके लिखेंगे IRIS। ठीक है, .fbr.gov.pk, ये एड्रेस आपने लिख लेना एज इज़, और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। ठीक है, आप अगर खुद से फाइल्स जो टैक्स की हैं वो रिटर्न करते हैं, तो आपको बेहतर पता होगा आईआरएस की इस पेज से और वेबसाइट से आप फेमिलियर होंगे। तो CNSE इसका यूज़र नेम होता है, और उसका पासवर्ड जो है वो आप खुद से सेट करते हैं। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जहाँ पर आप ऑलरेडी खुद से सबमिट करते हैं, तो आपको तो आसान होगा। लेकिन आप अगर किसी और के थ्रू कराते हैं, तो उनसे कहिएगा कि आपके बिहाफ पर वो लॉगिन करके इस तरीके से लॉगिन करें, और उसके बाद आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही होगी। तो पहले अगर आपने लास्ट ईयर के टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जाएंगे कंप्लीट टास्क में। ठीक है, डिक्लेरेशन में। ठीक है, यहाँ पर ये देखें लास्ट ईयर की मेरी 2022 की टैक्स की फ़ाइल जो है वो रिटर्न हुई हुई है। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आप इसको कर लेंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करने पर आपके पास ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये लास्ट ईयर की डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये सारी की सारी तकरीबन कोई
4 पेजेस की है। तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपकी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न होगी। और इसके बाद एक और स्टेप भी उसमें लिखा हुआ था कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको देना है कि जी आप वाकई में टैक्स फाइलर हैं, तो उस केस में आप इसी पेज की यहाँ पर आएंगे इस ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखें ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी हो गए। जी, तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की डिस्कशन में जो नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ रिटर्न एयर टिकट्स, उसकी रिजर्वेशन। अच्छा, ये रिजर्वेशन का वर्ड आपने ज़हन में रखना है, आपने कोई कंफर्मेशन या कोई पेमेंट नहीं कर देनी, क्योंकि अभी आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा इशू होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रिजर्वेशन ही इनकी रिक्वायरमेंट है। आपने डमी बुकिंग्स करनी है और वो इनको शो करनी है कि एक्चुअली आप इस दिन को जा रहे होंगे और फिर इस दिन को आ रहे होंगे। ठीक है, और ये एयर टिकट्स हैं उसकी, ये पीएनआर डिटेल्स हैं और सब कुछ। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आप डमी बुकिंग कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपको इवन किसी टूर या ट्रैवल एजेंट की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। जी, तो आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अपनी फ़्लाइट टिकट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और इसमें मैं किसी भी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है विज़िट कर सकता हूँ। तो बीट कतर एयरवेज़, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, कुवैत एयरवेज़, तो किसी एक ऑफिशियल वेबसाइट को आप विज़िट कर लें। मैं जी कतर एयरवेज़ को जो है विज़िट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास कतर एयरवेज़ की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। मेरे पास बुकिंग के ऑप्शन में पहला इंटरफेस आ रहा है, तो पूछा जा रहा है कि फ़्लाइट आप कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक करना चाह रहे हैं। तो जी मैं इस्लामाबाद से मूव करना चाह रहा हूँ टू इस्तंबुल। और आईएसटी लिखा मैंने, तो इस्तंबुल के दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है आईएसटी और एक है सबिहा। तो मैं इस्तंबुल का आईएसटी एयरपोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रिप मुझसे पूछा जा रहा है कि आप वन वे करना चाह रहे हैं, मल्टी सिटी मूव करना चाह रहे हैं, या आप रिटर्न एयर टिकट चाहिए आपको। तो मैं रिटर्न एयर टिकट चाह रहा हूँ। अब रिटर्न एयर टिकट में मुझसे पूछा जा रहा है कि इस्लामाबाद से आप किस डेट को डिपार्ट कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं जी 1 अप्रैल को डिपार्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी रिटर्न जो है वो होगी ऑन 11th। अभी ये ज़हन में रखिएगा कि वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपने कवर लेटर भी सबमिट किया होगा, तो उसमें आपने कुछ डिपार्चर और अराइवल की डेट्स लिखी होंगी उसमें। वो डेट्स और ये डेट्स आपस में मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपने लिखा हो कि जी आप 2 अप्रैल को मूव कर रहे होंगे और आपने जो एक्चुअल रिजर्वेशंस की हुई हैं एयर टिकट्स की, आई मीन होटल्स की, वो आपने उससे पहले की, उससे बाद की हो। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख दिया डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट। कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब मैं क्लिक करता हूँ शो फ्लाइट्स पे, क्योंकि पैसेंजर में एक ही था और इकॉनमी क्लास भी सिलेक्ट हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये मेरे पास अब 9 रिजल्ट्स शो कर रहा है कतर एयरवेज़ के। ये इनिशियली जो मेरे पास ये 9 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जी डिपार्चर के। ठीक है, फ्रॉम इस्लामाबाद टू इस्तांबुल। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ इकॉनमी क्लास का। ये रेट मुझे पसंद आया इकॉनमी में। फर्दर मेरे पास एक बेसिक ऑप्शन आ रही है और एक थोड़ी वैल्यू एडेड फीचर्स के साथ आ रही है, तो मैं चले बेसिक के साथ चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये अब आगे मेरे पास क्या, आपने डिपार्चर की सिलेक्शन तो कर ली, आपको एयरलाइन की टिकट जो है वो इतने अमाउंट में चार्ज हो रही होगी। अब कहा जा रहा है कि जी आप रिटर्न जब कर रहे होंगे फ्रॉम इस्तांबुल टू इस्लामाबाद, तो उसके लिए भी सिलेक्शन कर लें। तो 8 रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। अभी मैं कोई भी सिलेक्शन कर लेता हूँ कि मैं सिर्फ रिजर्व कर रहा हूँ। जब मैं वीज़ा इशू के आ जाएगा और एक्चुअल में फिर अपनी एयर टिकट्स पे करके बुक कर रहा हूँ, तो उसमें फिर मैं लाजमन देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी फ़्लाइट जो है वो अमाउंट वाइज कौन सी सूट कर रही है और टाइम वाइज कौन सी सूट कर रही है। तो यहाँ पर मैंने इकॉनमी सेलेक्ट किया, इसकी मैंने बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब मैंने अपनी डिपार्चर और रिटर्न की दोनों की फ़्लाइट्स की डिटेल्स जो हैं वो सबमिट कर ली हैं। इसके बाद मुझसे मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी जाएंगी पैसेंजर की। ठीक है, तो उसका पेज ओपन होगा। लेट्स सी, ये जी हमारे पास आ गया, इसको फिल आउट करेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉमन डिटेल्स हैं जो कि जल्दी से फिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब ऑप्शनल है। ठीक है, आप रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर डमी डाटा ही एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जा रही हैं, तो पाकिस्तान, ईमेल एड्रेस सही दीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपके पास टिकट्स की कंफर्मेशन आ रही होती है। ठीक हो गया, डिटेल्स मैंने सबमिट कर ली। अब मेरे पास जब मैं एक्चुअल अपनी बुकिंग कर रहा हूँ, तो फिर मैं ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हूँ कि मैं अपनी सीट्स भी वो सेलेक्ट करूँ जो कि मुझे पसंद होती हैं, विंडोज़ वाली सीट। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली पेमेंट के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू टू पेमेंट।
कहा गया रिव्यू करें इसको, मैंने चलें रिव्यू कर लिए, ठीक है ये मालूमात। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या पेज ओपन होगा। जी, तो ये एक समरी आ गई है मेरी ट्रिप की, ठीक है। इस्लामाबाद से इस्तांबुल जो है फ़्लाइट, इस्लामाबाद से कब जो है वो टेक ऑफ हो रही होगी, आईएसटी के एयरपोर्ट का पहुंच रही होगी। अच्छा, इसमें वन स्टॉप भी है, ठीक है। अगर आप इसकी मोर डिटेल्स में जाएंगे तो ये देखिए दोहा में मेरा स्टॉप भी आ रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। ठीक है, तो ये आ गई मेरी आउटबाउंड फ़्लाइट डिपार्चर की डिटेल्स, और ये फिर इनबाउंड फ़्लाइट जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स है, ठीक है। तो ये देखें ये भी आ गई, पैसेंजर की डिटेल्स भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी ये आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है कि पे नाउ। ये जब मेरे पास वीज़ा इशू क्या हो आ जाएगा इशू होके, तो फिर मैं इस ऑप्शन पे जा रहा हूँ ये पेमेंट पे करने के लिए। अच्छा, एक और ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर, होल्ड माय बुकिंग। इन केस मुझे एश्योरिटी है कि मेरा वीज़ा इशू होके आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, तो मैं इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकता हूँ। ये लोग तब लोग करते हैं जब उनके पास एक ऐसी ऑप्शन आ रही होती है ये टिकट्स को रिजर्व करते हुए कि जो वो मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वो कुछ अमाउंट पे करके कुछ आवर्स के लिए अपने ये जो उन्होंने ऑप्शन सबमिट की हैं उसको परमानेंटली बुक कर लेते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, इस अमाउंट के अगेंस्ट, ठीक है, जो लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रही होगी पे लेटर की, ठीक है। तो काफ़ी कंपनीज उसको प्रेफर करती हैं। अगर वो ऑप्शन अब यहाँ पर आ रही होती तो मैं आपको उसी ऑप्शन को ऑप्ट करने का कहता, लेकिन काफ़ी एयरलाइंस ने जो है ना वो ऑप्शन अब हटा दी है। तो अगर तो वो आ रही है तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। वो नहीं आ रही, या अगर आपसे कहीं पर कहीं कार्ड मांगा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास वेबसाइट है, कार्ड गुरु डॉट आयो, मतलब वीज़ा या मास्टर कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड की अगर डिटेल्स कहीं पे मांगी जा रही हैं तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ डमी डिटेल्स जो है वो किसी वीज़ा या मास्टर कार्ड की डिस्प्ले हो जाएंगी, जहाँ पर कार्ड का पूरा नंबर आ रहा होगा, वो एक्सपायर कब हो रहा है उसकी डिटेल्स आ रही होंगी, और इसके अलावा ये डिटेल्स भी आ रही होंगी कि सीवीवी नंबर क्या है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये नाम। तो आप एज ए सब कुछ कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डमी बुकिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं सिर्फ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कि ऑप्शन नहीं आ रही, तो मेरे पास एक और तरीका है कि मैं सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन को पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ, पहले मैं जो आउटबाउंड फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स मैंने सारी सिलेक्ट की, ठीक है, यहाँ तक सारी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने क्लिक किया, प्रिंट की ऑप्शन सेलेक्ट की, प्रिंट में मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ सेव एज पीडीएफ की, ठीक है। तो मेरे पास ये एक डिटेल्स की आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक पेज सेव हो जाएगा। सिमिलरली आप सारी सिलेक्शन भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है, जहाँ पर आप सेव करना चाहें। फ़र्ज़ करें मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ अपनी डेस्कटॉप पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। सिमिलरली आप ये इसको भी एक्सप्लोर करके आप सेव कर लीजिएगा, तो आपके पास सॉर्ट ऑफ इस तरीके से फाइल जो है वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए अब कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं आपके पास। अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपके पास इवन उस जहाज़ का नंबर भी आ रहा है, ठीक है। ये भी आ रहा है कि फ़्लाइट स्टेटस आपका कंफर्म्ड है, कौन सी क्लास की बैगेज कितना अलाउड है। तो उनको यही डिटेल्स मेनली चाहिए होती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो इनबाउंड फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स भी जो है वो आप कॉपी करके प्रिंट ले लीजिएगा उसका, और ये पैसेंजर की डिटेल्स भी आनी चाहिए। तो ये आपके एक दो पेजर पर ये इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है, और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ अपने अटैच कर लेना है, ठीक हो गया। जी, तो रिटर्न एयर टिकट्स की रिजर्वेशन के बाद हम बात कर लेते हैं होटल रिजर्वेशन की। लास्ट में ये जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है ये तो ऑलरेडी आपको फर्निश करके देंगे अनातोलिया वाले, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपको वहीं पर पैसों के अगेंस्ट वो बना के दे देंगे। जो रिटर्न एयर टिकट्स है इसमें ये आपको बता दूं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो फिर आपने अपनी रिटर्न एयर टिकट तो अलग जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो बनानी है। इस तरीके से अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हैं तो वाइफ के आपने अलग से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अलग उनकी रिटर्न टिकट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। सिमिलरली होटल रिजर्वेशन भी ये करेंगे। अगर आप खुद से अकेले जाना चाह रहे हैं तो चलो एक रिजर्वेशन होगी, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं फैमिली के साथ तो उनकी फिर अलग से करना होगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि होटल रिजर्वेशन आप कैसे करेंगे। जी, तो आइए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप होटल की रिजर्वेशंस कैसे कर सकते हैं। तो आपने साइट विजिट करनी है booking.com, BOOKING.com, ठीक है। booking.com पे आप जाएंगे, आपके पास फ्रंट इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। आप अगर गूगल से साइन हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो रिकॉग्नाइज करके आपको साइन करने का कहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप पूछा जा रहा है हमसे कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं जी हम इस्तंबुल जा रहे हैं, तुर्की में, ठीक है। और हमारी डेट्स
की सिलेक्शन हमसे मांगी जा रही है। तो हमने जब एयर फ्लाइट रिज़र्व कर रहे थे तो बताया था कि हम 1 अप्रैल को फ्लाई करेंगे और 11 अप्रैल को वापस आ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर भी वही सिलेक्शंस कर देते हैं कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का हमारा स्टे है। ठीक है, तो ये मैंने किया। एक एडल्ट ही हैं हम, ठीक है, और हमें एक ही रूम चाहिए। सर्च करने पर मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहली ऑप्शन ही में चले जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हम इसको रिज़र्व कर पाते हैं या नहीं। ये कोई शहरी स्वीट्स के नाम से कोई लोकेशन है और हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितने दिन है हमारे पास उसके अगेंस्ट ये अमाउंट बता रहा है कि आपको चार्ज होगी। ठीक है, तो हम जी कर लेते हैं जी, हमें एक ये रूम चाहिए, इकॉनमी डबल रूम है। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमने क्या करना है कि रिज़र्व करना है इसको। ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, अब मुझसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं, वो मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो है मैं अपना दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जी, नेक्स्ट पे जाने के बाद ये कुछ फर्दर डिटेल्स हमसे मांग रहा है। जी, तो नंबर एंटर करने के बाद हम देखते हैं हमसे और क्या डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो जी हमसे कार्ड की डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन ऑन सेफर साइड हम क्या करते हैं, कुछ डमी डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, cardguru.io। ठीक है, आपने इसको विज़िट कर लेना है। यहाँ से हम वीज़ा कार्ड की हमारे पास जो डमी डिटेल्स आ रही हैं उसको हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पर नाम आ गया। ठीक हो गया, ये CVV नंबर है 442। ठीक हो गया, और एक्सपायरी डेट हमारे पास आ रही है 7/2024। ठीक है, ठीक हो गया। इससे अब कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक कर लेते हैं। ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। मीनवाइल मैं अपना जीमेल एड्रेस भी ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर इसकी ईमेल आनी है मेरे पास। जी, तो ये आप देख सकते हैं शेरी स्वीट्स की तरफ से मेरे पास ये बुकिंग की कंफर्मेशन की ईमेल भी आ चुकी है। इसमें ये डिटेल्स तमाम मेंशन है। ठीक है, तो आपने बस सिंपल क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट लेना है और इसको आपने अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच कर लेना है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपके पास ये रिजर्वेशन की डिटेल्स भी आ जाती हैं। ठीक हो गया, इवन जो हमने बुकिंग की थी यहाँ पर भी ये कंफर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो आपने बस सिंपली इसकी स्नैपशॉट लेके तो अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपडेट कर लेना। जी, तो अब हम वापस आते हैं अपने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के मेन पेज पर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 से लेकर रिक्वायरमेंट नंबर 14 तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है, थॉरली आपको एक्सप्लेन भी किया। आपने इसका एक फ़ाइल बना लेनी है और वो फ़ाइल अपने साथ अपने कैरी करनी है, ताकि आपसे अगर वहाँ पर एनातोलिया के ऑफिस में कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मांग रहा हो तो आप बआसानी आपने टैगिंग की और वो आप कम टाइम में उनको वो प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और ये जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। ये आप जब ऑफिस विजिट कर रहे होंगे एनातोलिया के फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो वहीं पर आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी सबमिट कर पाएंगे, और ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपको मैंने इसकी अमाउंट बताई थी, वहीं पर आप पे करेंगे। तो इसका डॉक्यूमेंट भी आपको वहीं पर वो हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट आउट करके वो दे देंगे, जिसको आप फिर कल को अगर आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग के आता है तो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, तो ये जी ओवरऑल सीरीज़ थी जिसमें मैंने आपको तमाम
रिक्वायरमेंट्स बतानी थी फॉर तुर्की ये वीज़ा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इन्फो शेयरिंग 360। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।